अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद एवरीवन। तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स तैयार हो जाइए। आज हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज आप लोग हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं कि कई सारे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, पता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस फ्रीडम फाइटर, वो कौन सी मैगजीन वो प्रकाशन कर रहे थे, कौन कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, या फिर उन्होंने मतलब एक तरह से कुछ भी चीज़ों का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर फॉर्मेशन किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन उन्होंने कब किया। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। पता लगा किसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसको किसी दूसरे हमने एक तरह से फ्रीडम फाइटर में उसको ऐड कर दिया। अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आते हैं, एक तरफ मैगजीन्स के नाम, एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स के नाम, है ना। मैच द फॉलोइंग करना रहता है, या फिर कुछ मैगजीन्स या फिर उन्होंने जो पुस्तकें प्रकाशित की या फिर उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए उनके नाम थे, और फिर बोला गया कि ये किस आपके फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए हैं। तो बस बिल्कुल इसी सीरीज में पहले जो फ्रीडम फाइटर है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कवर करेंगे उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो जिस भी आज़ादी, देश को आज़ादी दिलाने में जिस भी चीज़ों से वो जुड़े थे, उन सब को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे कि मतलब अगर अब इसके बाद से उनकी ना तो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, किसी के बारे में भी कोई क्वेश्चन हमारे मन में ना रह जाए, है ना। तो चलिए हम सुभाष चंद्र बोस जी की से उनके ब्रीफ। तो सबसे पहले हम जनवरी याद रखना कब हुआ था, उनका जो बर्थ हुआ था 23 जनवरी, बिकॉज इनके बर्थ को ही भारत सरकार अब किस डे के रूप में सेलिब्रेट करती है, पराक्रम दिवस। तो देखिए हिज जयंती इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी। तो बिल्कुल याद रखना 23 जनवरी पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस अभी करंट में भी न्यूज में बने हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो करंट में कोई भी चीजें हैं उससे रिलेट करके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था 23 जनवरी 1897 के दिन, और इनका जो जन्म है उसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में। एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ, अगर मैं इनके बारे में बताऊं, ये काफी मतलब एक तरह से एजुकेटेड पर्सन थे। आज की जो आईएएस की परीक्षा मानी जाती है ना, सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, वो परीक्षा इन्होंने 22 वर्ष की एज में उसको मतलब एक तरह से क्या किया था, क्लियर किया था। चौथी रैंक आई थी इनकी, मतलब एक तरह से ऑल जो उस वक्त का जो पूरा रहता था उसमें ब्रिटिश इंडिया जो आपका था उसमें इनकी चौथी रैंक आई थी। लेकिन इन्होंने उसको मतलब एक तरह से ज्वाइन नहीं किया था, वो पेपर क्वालिफाई किया था और छोड़ दिया था। अच्छा, इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं, ये इनके पिता चाहते थे, संभ्रांत परिवार से आते थे, तो इनके पिता चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में इन सब चीजों में ना जाए, नॉर्मली मतलब चलाएं आगे, ठीक है। लेकिन इनका तो दिमाग मतलब बचपन से ही एक तरह से देश सेवा के लिए समर्पित हो गया था। ये विवेकानंद को पढ़ते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो स्कूल टाइम में ही इनका था कि मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी। तो इनके पिता ने एक व्यंग कर दिया था कि तुम तो अंग्रेजों की नौकरी तो ये बहाना है, वो पेपर इतना टफ तो जॉब मिलती है। और इन्होंने तो बस यही 1919 में ही हैड क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हाउएवर ही रिजाइंड लेटर, ठीक है। इन्होंने 1990 में इंडियन सिविल सर्विसेज 19 कॉपी में आप लिख लेंगे और आप दिमाग में पाकिस्तान चल रहा था, उसी टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था, है ना। उसी टाइम पे गांधी जी फिर उसके बाद से एक कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था, फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए सारे इवेंट को कनेक्ट करके रखना है। जब इनके जीवन में ये सारी घटनाएं हो रही थी तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, ये सारी चीजें होंगी, उससे प्रभावित नहीं होंगे, बिल्कुल लाइफ में ये सारी चीजें आपकी आगे बढ़ती हैं। इसी तरह से आपके और भी लेक्चर्स जो हैं आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। चलिए अब हम आते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र अच्छा ये चीज हमारी हो गई है, एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ।
फिर आगे हम देखते हैं, ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद टीचिंग, यानी कि स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब स्वामी विवेकानंद भी मतलब कहाँ से थे, वो भी बंगाल प्रांत से ही आते थे। स्वामी विवेकानंद भी मतलब बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, और उन्होंने, उनका दिमाग मतलब एक तरह से किस में चला गया, वेदांत की शिक्षा में। उनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस से, उनसे उन्होंने वेदांत की शिक्षा में, एक तरह से वेदांत की शिक्षा का ही उन्होंने प्रसार किया। तो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, और उन्हें क्या कंसिडर करते थे, स्पिरिचुअल गुरु, अपना आध्यात्मिक गुरु। अच्छा, एक चीज यहाँ समझने की चीज है कि स्वामी विवेकानंद मतलब कि स्वामी विवेकानंद को ये अपना आध्यात्मिक गुरु कंसिडर करते थे। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, यानी राजनीतिक गुरु, राजनीति में जिनसे इन्होंने दांव पेच सीखे कि किस तरह से अंग्रेजों को मात देनी है, वो थे CR दास, है ना, चित्तरंजन दास। तो यानी कि आप इनके पॉलिटिकल गुरु आप लिख लीजिएगा, कौन थे, CR दास। अब आगे आते हैं, CR दास, ये वही CR दास हैं जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो देखा ना, सारी चीजें देखो, कितने सारे फैक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, है ना। तो ही वर्कड एज द एडिटर फॉर दास न्यूज़पेपर। अब देखो, अपने गुरुजी का, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं का एक न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर का नाम क्या था, फॉरवर्ड। तुरंत लिखो उसका न्यूज़पेपर का नाम, है ना, न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड। और लेटर स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर स्वराज। गुरुजी के न्यूज़पेपर पे काम करते थे, उसमें लेख लिखते थे, एडिटिंग वगैरह करते थे। बाद में इन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर चलाया, स्वराज। तो अगर आपसे पूछे किन न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, अगर उसमें फॉरवर्ड स्वराज आए तो वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन में कि इन्होंने किस तरह से इंडियन नेशनल, सुभाष चंद्र बोस जी का जब भी नाम आता है तो सीधे आता है इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो आपकी थी, तो आईटी की स्थापना किसने करी थी, है ना, क्या सुभाष जुलाई में। थोड़ा 1943 में जाने से पहले इनके जीवन में फिर से थोड़ा सा बैक गियर लेते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि ये कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन हो रहे थे, है ना, कांग्रेस के जो 1930s के टाइम पे जो अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने थे। कांग्रेस के जब ये अध्यक्ष बने थे तो उसमें एक तरह से क्या था, ये इनकी जो विचारधारा थी थोड़ी सी सोशलिस्ट, मतलब एक तरह से समाजवाद वाली विचारधारा थी। जी की विचारधारा से जब नहीं मिलती थी तो फिर इन्होंने कहा कि अब मैं फॉर्मल पॉलिटिक्स से निकल के अब मैं जाता हूँ, अब मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या करूंगा, देश को आज़ादी दिलाऊंगा। उस वक्त तक अगर आप देखें 1938-39 के बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है। हिटलर, जर्मनी, है ना, वो जर्मनी को एक तरह से एक अपना पुराना प्रभुत्व दिलाना चाहता था। तो हिटलर जो था, तो और इधर हिटलर के साथ ही जापान की भी फोर्सेस मिली हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अपने दुश्मन का दुश्मन क्या है, अपना दोस्त है। तो इन्होंने कहा कि अब मैं हिटलर के साथ, और जापानीज सेनाएं जो एक तरह से हिटलर की तरफ से लड़ रही थी, मतलब इनको पूरा एक गुट था इनका, तो ये जो लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इन लोगों से सहयोग करूं। और जापानीज ने जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई करी, उसमें जो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो जापानीज ने उनको कब्जा कर लिया है, उनको मिला के क्या किया जाए, उनसे उनको ही लेके इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। यानी जापान ने ब्रिटिशर्स को जो हराया तो उसमें प्रिजनर ऑफ वॉर जो बनाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सेना में भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उन भारतीयों को इन्होंने पकड़ा। मतलब एक तरह से इंडियन नेशनल पार्टी उन भारतीयों से बनी हुई थी। तो ही रीच्ड जापानीज कंट्रोल्ड सिंगापुर। सिंगापुर जो आज है ना, सिंगापुर आज के टाइम पे कहाँ पड़ता है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ मैम, सिंगापुर, इंडिया। इंडिया से अगर हम किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें म्यांमार, म्यांमार के आगे थाईलैंड, और वो जो आपका मलय पेनिनसुला की तरफ जब हम नीचे जाते हैं क्या पड़ता है, सिंगापुर पर। ठीक है, तो सिंगापुर किसके अधीन में था, जापानीज सेनाओं के अधीन में था। जुलाई 1943 इशूड फ्रॉम देयर हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो। वहां पे ये पहुंचे हुए थे सिंगापुर, और वहां से इन्होंने नारा दिया क्या, दिल्ली चलो। कहाँ जाना है, दिल्ली। क्यों दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अंग्रेजों की कैपिटल रखी थी। अंग्रेजों ने कैपिटल 1912 में ट्रांसफर कर ली थी ना, कहाँ, दिल्ली। उससे पहले कहाँ थी, कलकत्ता। 1912 में उन्होंने दिल्ली में कैपिटल बना लिया था। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, नहीं मैम 1911 में बनाया था। 1911 में घोषणा हुई थी कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा ब्रिटिश इंडिया का, लेकिन जो कैपिटल ट्रांसफर हुई थी वो 1912 में हुई थी। क्लियर, चलिए। Issued from there his famous call Delhi चलो and announced the formation of the आजाद हिंद गवर्नमेंट। और वहीं पे उन्होंने क्या अनाउंस किया, आजाद हिंद सरकार बनाने का अनाउंसमेंट किया। ठीक है, एंड इंडियन नेशनल पार्टी ऑन 21st, इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, फिर आगे, द INA वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड अंडर द मोहन सिंह।
आईएनए को फॉर्म, शुरुआत में इसका फॉर्मेशन किसने किया था? मोहन सिंह, है ना। एंड जापानीज मेजर इवाइची फुजीवारा एंड कंप्राइज्ड इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय जापान इन द मलयन कैंपेन एट सिंगापुर। यानी मलेशिया में जब जापान आया था, ये वाला क्षेत्र भी ब्रिटिश के अधीन ही आता था, तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे एक तरह से क्या किया था, सेना भेजी थी, भारतीय इंडियन आर्मी भेजी थी, यानी ब्रिटिश आर्मी जो आपकी थी। तो ब्रिटिश आर्मी में, क्योंकि भाई इंडिया भी तो ब्रिटिश के ही अधीन था, तो इंडिया के लोग भी ब्रिटिश के अधीन है, तो उसमें जो सैनिक थे वो ज्यादातर आपके भारतीय थे। तो वो सैनिक भी कब्जा कर लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर। जैसे हमने पाकिस्तान को 1971 में हराया, 80,000 सैनिक आ गए ना, बांग्लादेश का जब लिबरेशन हुआ, फिर वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ना, हालांकि भारत सरकार ने फिर बाद में उनको क्या किया, ससम्मान वापस किया। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी थी हमारी। यानी कि आईएनए की स्थापना अगर देखी जाए तो मोहन सिंह ने करी थी। ठीक है, उसमें आप सुभाष चंद्र, बाद में इन्होंने हैंडओवर कर दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज इनकी लीडरशिप पे किसी को डाउट नहीं था। ये था कि ये इंडियन नेशनल आर्मी को काफी ज्यादा क्या करेंगे, आईएनए को आगे तक ले जाएंगे। द आईएनए इंक्लूडेड बोथ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम सिंगापुर एंड इंडियन सिविलियंस इन साउथ ईस्ट एशिया। इट्स स्ट्रेंथ ग्रीव टू 50,000। आईएनए में सिर्फ प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं थे जो मतलब जेलों में बंद थे जापानीज, उनको शामिल कर, इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया यानी अपने जो आसियान के जो देश आते हैं, आसियान ग्रुपिंग है ना अपनी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अभी 10 देश हैं, अभी 11वां इसमें शामिल होगा कौन, तिमोर लेस्ते। देखिए कितने सारे फैक्ट्स हमारे कवर हो रहे हैं ना। तो पढ़ाई ऐसे करिए कि समग्रता में हो, कॉम्प्रिहेंसिव, और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे, है ना। तो 50,000 की सेना आप बताइए इनकी हो गई, किसकी सेना हो गई, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, द आईएनए इवन पता है ऐसा नहीं था कि केवल मेंस थे, इनकी सेना में विमेन्स भी थी, यानी विमेन्स भी कॉम्बैट रोल में आपके थी। यानी इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे, विमेन्स की लीडरशिप पे भी क्या किया, भरोसा जताया। द आईएनए फॉट अलाइड फोर्सेस इन 1944 इनसाइड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया इन इम्फाल एंड इन बर्मा। आईएनए ने लड़ाई भी लड़ी, मतलब कि जो आपका इम्फाल आपका जो है ना, मणिपुर यहाँ पे, और जो बर्मा यहाँ पे लड़ाई भी हुई 1944 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब अपने टॉपिक पे। इन नवंबर 1945 अ ब्रिटिश मूव टू पुट द आईएनए मैन ऑन ट्रायल इमीडिएटली स्पार्क्ड मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। यानी नवंबर 1945 में आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाने की ब्रिटिश कदम के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुआ। क्यों भाई, क्योंकि 1945 तक हमारा क्या हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर आ गया था, है ना, समाप्त हो गया था। उधर जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने क्या किए थे, एटॉमिक बम्ब्स गिराए थे, और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, इधर हिटलर ने सरेंडर कर दिया ना, वो भी एक एक करके टेरिटरी हारता चला गया। तो उसी तरह से अब फिर एक तरह से सुभाष चंद्र बोस का भी कुछ अता पता नहीं था। तो ऐसे में इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये जो आपके ये जीत चुके थे मित्र राष्ट्र, यानी यूके हो गया हमारा, फ्रांस हो गया, ये आपका इसको क्या कहते हैं, रशिया हो गया, और आपका ये अमेरिका हो गया, जीत चुके थे। तो उन्होंने अब कहा, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ये हमारे खिलाफ लड़ी है ना। हालांकि ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इनको सजा मिलेगी, इनको ट्रायल की दिया जाएगा, यानी इनका ट्रायल किया जाएगा, यानी लाल किले पे इनका ट्रायल होगा, इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अब तो देश में तो बहुत ज्यादा क्या होने लगा, विरोध होने लगा। ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ही सेट टू, अब उनकी डेथ, सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बारे में पता है बहुत सस्पेंस होता है। कोई कहता है कि प्लेन क्रैश में, कोई कहता है प्लेन, मतलब ऑफिशियल जो है वो है कि प्लेन क्रैश में हुई थी, बट ज्यादातर लोग कहते हैं कि उसमें वो थे ही नहीं, उसमें उनकी डेथ नहीं हुई। तो ये भी एक तरह से क्या है, तो ही सेड टू हैव डाइड, इसीलिए लिखा गया ही सेड टू हैड, मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, in 1945 when his plane crashed in Taiwan, however there are still many conspiracy theories regarding his death। हालांकि अभी भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसके बारे में कि इनका क्या हुआ आगे सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इनका कांग्रेस के साथ एसोसिएशन कैसा था। ही स्टूड फॉर अनक्वालिफाइड स्वराज एंड अपोज्ड द मोतीलाल नेहरू। ये वही कांग्रेस है, आज की कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस जिसका गठन कब हुआ था, 1885 में। किस चीज के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे और उन्होंने मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस बेटा पता क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है अधीनस्थ, के जितने अपने लेकिन आपके जो फॉरेन मैटर्स होंगे, वो जो आपके ऊपर पावर है वो आपसे निर्णय लेगा। ये होता है डोमिनियन। डोमिनियन मतलब अधीनस्थ, आप हमारे अधीन रहोगे। कुछ कुछ मामलों में आपको स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कुछ मामले आपके ऐसे होंगे जिनको कौन डील करेगा, हम डील करेंगे, यानी अंग्रेज।
तो डोमिनियन स्टेटस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा डोमिनियन स्टेटस क्या है, हमें तो टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, है ना। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन साल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था कब, 1930। इसी नमक सत्याग्रह के बाद, नमक कानून तोड़ने के बाद क्या शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो पूरा एकदम कनेक्ट करके पूरा हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल चल रहा है। और आपके एग्जाम में फ्रीडम स्ट्रगल से एकदम टू द पॉइंट, कट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम्स में, और मॉडर्न में भी फ्रीडम स्ट्रगल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपोज द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन एक्ट इन 1931, ठीक है। बाद में जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते हैं, और गांधी उस वक्त के इरविन क्या थे, उस वक्त के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनके साथ जब गांधी जी पैक्ट बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। In 1930s, he was closely associated with left politics in Congress along with Jawaharlal Nehru and Aman. Left politics क्या? एक तरह से जो भी, जब भी युवा होता है, कॉलेज वगैरह में होता है, एक बार वो समाजवाद की तरफ जरूर झुकता है। तो वो समाजवाद इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो समाजवाद को ही लागू करने के लिए जो गवर्नमेंट सिस्टम आपका आ जाता है, वो आपका एक तरह से जो लेफ्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, इक्वालिटी की बात चाहिए। तो उस पे भी, अब ये भी युवा थे, इनका भी इक्वालिटी की बिल्कुल सही नहीं थी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इक्वालिटी में ऐसा नहीं कि केवल ये सोशल इक्वालिटी की बात हो रही, इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात हो रही है, भी एक तरह से क्या होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी वक्त के आपके कम्युनिस्ट लीडर काफी फेमस थे, एम एन रॉय, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय, तो उनसे भी ये जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर आगे, बोस वन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एट हरिपुरा इन 1938, हरिपुरा में भी जीते थे। इसके बाद 1939 में जो जबलपुर में हुई थी कांग्रेस की मीटिंग, उसमें भी ये जीते थे। हालांकि जबलपुर में जब मीटिंग हुई थी ना, त्रिपुरी जो आपका त्रिपुरी, जबलपुर में जगह है त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन हो रहा है, उसमें भी अध्यक्ष कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस। उसमें एक मतलब चुनाव होता था अध्यक्ष का, उसमें गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी, हालांकि गांधी जी ने चुनाव से पहले बोल दिया कि पट्टाभी की हार मतलब मेरी हार, उसके बाद भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए। अब गांधी जी बहुत ज्यादा ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, चलिए मैं अपना प्रेसिडेंटशिप वापस लेता हूं, ठीक है। तो अगेन इन 1939 एट त्रिपुरी ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट गांधीज कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको लिख लेना है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम जब पट्टाभी सीतारमैया नहीं जीते, फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी प्रेसिडेंटशिप से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना कौन, तो अपने राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भी अपनी की तरह से फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री में, अपना जो कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, उसके पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी। अब इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अब ये कांग्रेस से निकल गए, तो इन्होंने अपनी क्या करी, नई पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या रखा, द फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था, द फॉरवर्ड ब्लॉक। द पर्पज वॉज टू कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस इन हिज होम स्टेट बंगाल, ठीक है। तो यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी, ठीक है। अब करंट में अगर देखें, इनकी इंडियन नेशनल आर्मी से, इनकी नेशनल आर्मी में जो महिलाएं थी, तो एक काफी फेमस नाम आता है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये देखिए यहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के साथ हैं। ये मतलब कितना अच्छा ये चीज था, इन्होंने एक तरह से विमेंस की लीडरशिप पे, विमेंस की जो पोटेंशियल था उस पर इन्होंने भरोसा किया। बिकॉज उस टाइम पे, आज से अगर इतने साल पहले की बात देखा जाए, तो कॉम्बैट रोल की तो छोड़ो, वुमेन्स को बाहर लाइफ यानी पब्लिक लाइफ में ही इमेजिन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। ऐसे में ये आपकी काफी फेमस है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर इन द आर्मी, ठीक है। तो किस चीज के लिए फेमस है, फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर, यानी कि फर्स्ट विमेन आप कह सकते हैं। ये आपकी क्या थी, आर्मी। शी सर्व्ड एज अ ऑफिसर इन द आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, यही थी आजाद हिंद फौज, इसी का नाम क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। शी वॉज अ रिवोल्यूशनरी इन द फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता में ये क्या थी, क्रांतिकारी थी, वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी थी, ये रही आपकी। फिर आते हैं अब अपने लास्ट सेगमेंट पे कि भाई ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं मैम सुभाष चंद्र बोस, ये अभी के रेलेवेंस में है, तो बिल्कुल ये अभी न्यूज में कैसे हैं, तो इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे है, हाल ही में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, यानी कि जब 125वीं जयंती हुई थी आपके, तब सरकार ने क्या किया था, मनाने पर साल भर चलने वाले समारोह के इंडिया पर इनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था। यानी 2023 में ही ये होगा। तो इनकी भव्य प्रतिमा आपकी सुभाष चंद्र बोस, आप ये स्टैचू बना है किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है।
अब ये जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इनके नाम पे ही सरकार ने एक अवार्ड की घोषणा की है, प्राइज की घोषणा की है। किस प्राइज की? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? फॉर द ईयर 2019, 20, 21, 22 इन द इन्वेस्टिचर सेरेमनी विल ऑल्सो बी कन्फर्ड। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा बार हम इसके बारे में कि ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। तो ये वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों, एनडीआरएफ की टीम याद है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, और एसडीआरएफ भी राज्यों में होता है, वो लोग जाते हैं ना, कहीं पे भी बाढ़ आती है, कहीं पे भी कोई भी भूस्खलन हुआ यानी लैंडस्लाइड हुआ, आया, एनडीआरएफ हर जगह खड़े होते हैं। तो उनको जो बहुत अच्छा काम, मतलब एक तरह से आपदा को समेटने का काम करेंगे, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मान, और वो सम्मान क्या होता है? सर्वोच्च होता है आपदा प्रबंधन में, वो सम्मान होता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा हर साल कब होती है? 23 जनवरी को। क्यों होती है भाई 23 जनवरी को? बिकॉज इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और इसी दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे देखते हैं 51 लाख प्रबंधन पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। 51 लाख का ये क्या होता है? इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एक नहीं, सर्टिफिकेट 51 लाख का नहीं होता, कैश प्राइज होता है 51 लाख का, और एक सर्टिफिकेट होता है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड ₹5 लाख एंड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, और अगर कोई एक संगठन है तो 51 लाख की राशि मिलेगी और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यहीं के साथ आज का जो हमारा वीडियो होता है यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह की जानकारी आपको और चाहिए, आपको इसी तरह के आपके लेक्चर्स आपको और चाहिए, तो आप अभी जाइए और आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो भी जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको हमारे साथ कीजिए। तो चलिए, आपको अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।